नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी विधायकों का कहना है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गैंग ने झूठ बोला है। उन्होंने दावा किया है कि हमने कुत्तों को लेकर कोई ऑर्डर पास किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से मांग की है कि केजरीवाल को पूरे देश से, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार एक आपत्तिजनक बयान दिया दिल्ली के शिक्षकों के लिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली का शिक्षक दिल्ली में कुत्ते गिनेंगे। ये ऑर्डर है दिल्ली सरकार ने जारी करा, शिक्षा मंत्रालय ने, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर हमने जारी नहीं करा। ये लोगों को अफवाह फैलाते, झूठ फैलाते और कहीं ना कहीं शिक्षकों का अपमान करते। उसके खिलाफ आज हम जब तक केजरीवाल संजय सिंह माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम शिक्षकों का अपमान, दिल्ली के शिक्षकों का अपमान नहीं सहेंगे। तो कुत्तों को लेकर ऑर्डर पास करने का आम आदमी पार्टी ने झूठा बोलबाला किया और उसके बाद अभी विरोध प्रदर्शन की आग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर सभी से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी विधायकों ने अब विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। हाथों में बैनर लिए, तख्तियां लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन अरोड़ा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ कंचन, बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन आखिरकार कब तक जारी रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज दूसरा दिन है और आज बीजेपी के कई विधायकों के द्वारा जो बात लगातार कही जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सरकारी स्कूल के टीचरों को कुत्ते की काउंटिंग के लिए अब रख दिया है बीजेपी की सरकार ने, तो उसी का विरोध लगातार बीजेपी के विधायक विधानसभा परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। न सिर्फ दिल्ली की जनता से बल्कि उन सभी शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए जिनको कुत्ते की काउंटिंग का ये आरोप जिनके ऊपर लगा रहे हैं। ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। चाहे आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री का जिक्र कर लिया आशीष सूद, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुखौटा लगा के चलती, अपना विक्टिम कार्ड वो खेलती है। लेकिन फिलहाल सदन के पटल पर अब चर्चा होनी भी जरूरी है क्योंकि 12:04 का वक्त हो चुका है और ऐसे में 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना ये भी है कि क्या विपक्ष इन तमाम सवालों का जवाब देता है और जो बातें बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है माफी मांगने को लेकर, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सदन के पटल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता से माफी मांगती है या नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन कंचन, क्या इसे बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि विधानसभा में इसको लेकर बेहद रोष देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आम आदमी पार्टी विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया का जिक्र कर लें तो पहले भी जब 2 दिन पहले भी आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विक्टिम कार्ड की बात कही थी तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया था कि ये वही आदेश है जो दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है और जबकि आशीष सूद ने ये कहा था कि अगर किसी स्कूल परिसर के अंदर कहीं पर कुत्ते इस तरीके से आते हैं, क्योंकि कुत्ते के काटने की घटना होती आई है, कई बच्चों की जान जा चुकी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको डर लगता है, तो जो लोकल वहाँ पे लोग हैं उनको वो वहाँ पे सूचित करे कि इतने कुत्ते यहाँ पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि शिक्षकों का काम सिर्फ ज्ञान देना है, पढ़ाना है, लेकिन बीजेपी की सरकार उनसे कुत्तों की काउंटिंग करा रही है। वो इस बात को लेकर ना माफी मांग रहे बल्कि कह रहे कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जाके बीजेपी के इस बातों का उजागर करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो प्रतिक्रिया का इंतजार भी करना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी या नहीं ये भी देखने वाला अहम विषय रहेगा। लेकिन आखिरकार कंचन, इसका सत्र पर कितना गंभीर असर पड़ने वाला है, क्योंकि कार्रवाई में किस तरीके की रुकावट इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार सदन के बाहर तेज होता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई में इसका जरूर असर पड़ेगा क्योंकि 5, 6, 7, 8 4 दिन का ये शीतकालीन सत्र रखा गया जिसमें 5 तारीख को एलजी के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन पोल्यूशन को लेकर के देखने को मिला था। हालांकि सत्ताधारी सरकार कह रही है कि हम प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज भी सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों के द्वारा अरविंद केजरीवाल की माफी मांगने को लेकर प्रदर्शन हो रहा, तो जाहिर सी बात है सदन के पटल पर चर्चा को लेकर के देरी हो रही क्योंकि 5 कैग की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखने की बात पहली विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कही जा चुकी है।
तो कहीं ना कहीं असर अब सीधे तौर पर शीतकालीन सत्र के दौरान पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन देखना है कि जो आग्रह विधानसभा जी। अध्यक्ष ने सभी विधायकों से किया था कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई में सम्मिलित हो, जनता से जुड़े मुद्दों को सदन के पटल पर रखकर के चर्चा करे, क्या ये वाकई में चर्चा हो पाती या फिर हंगामे के साथ ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, यही देखने वाला विषय रहेगा। लगातार नजर बनाए रखिएगा घनश्याम इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है और इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि भारतीय उत्पाद विश्व में गुणवत्ता का मानदंड बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश की सरकार भी अपने स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों में जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि जड़ी बूटियां, स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानक स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से एक एम्ब्रेला ब्रांड बनाकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी पहचान बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है अच्छी गुणवत्ता वाली हमारी आदत भी बने और एक ये जन आंदोलन का रूप भी ले, क्योंकि गुणवत्ता की मांग करना केवल उपभोक्ता का अधिकार नहीं बल्कि आधार हमारे विकसित भारत का भी है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी भी है। अगर हम गुणवत्ता को अपनी आदत में बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति के साथ हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने पर अपना योगदान देता रहेगा। और हम सभी मिलकर आदरणीय मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो उनका संकल्प है उस संकल्प में अपना योगदान देंगे और अवश्य रूप से हम इसमें सफल होंगे। आज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वैज्ञानिक चेतना को भी मजबूत बनाने के लिए उसको विकास, व्यवहारिक उपयोगिता को समाहित करने की भी आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अतः मैं कुछ तथ्यों से भी आपको सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पहली बार राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति STIP 2025 लागू की गई है। पहली बार राज्य के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों में 180 स्टेम विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं गणित आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। पहली बार राज्य के सभी जनपदों में ब्लॉकों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। पहली बार राज्य के सभी 13 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक लैब ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की जा चुकी है। पहली बार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अन्य केंद्रों में 60 पेटेंट सूचना केंद्र यानी पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। पहली बार राज्य में महिलाओं के लिए समर्पित C4 STEM कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से सैकड़ों महिलाएं आज लाभान्वित हो रही हैं। पहली बार सीमांत जनपदों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है। पहली बार हिमालय राज्यों से उत्तराखंड राज्य के समन्वय हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो सभी हिमालय राज्यों से मिलजुल कर वहां की चुनौतियों से वाकिफ होकर समन्वय का काम मिलजुल कर करेंगे। पहली बार पर्वतीय सीमांत जनपदों में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस वर्ष यह महोत्सव अभी हाल ही में रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित किया गया था। पहली बार राज्य सरकार ने सभी जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना हेतु बजट आवंटित किया है।
पहली बार राज्य में विज्ञान रेडियो 88.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आधारित कार्यक्रम जल्दी ही प्रारंभ किए जाएंगे। पहली बार देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी के निर्माण को उल्लेखनीय गति मिली है। भारत सरकार के 60% और राज्य सरकार के 40% के संयुक्त सहयोग से लगभग 175 करोड़ रुपए की धनराशि से इस साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपना राज्यांश भी जारी कर दिया गया। मैं तो आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जहां ये साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है, एक बार जरूर अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को और आप सब लोग जरूर एक बार उसको देखने भी अवश्य जाएं। पहली बार राज्य में विज्ञान रेडियो 88.8 मेगाहर्ट्ज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पहली बार राज्य में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार राज्य में केंद्रीय संस्थानों के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आधारित संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार आपदा प्रबंधन में सिलक्यारा विजय अभियान ने विजय प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक रेस्क्यू मॉडल पेश किया गया है, जिस पर आधारित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कोई भी क्षेत्र या कोना ऐसा नहीं है जहां वह शोध हो, परियोजनाएं हो या नवाचार हो जिसे हमने पूरी तरह से कवर न किया हो, बल्कि 95 ब्लॉकों एवं 13 जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को पहुंचाने का कार्य किया है। और यह भी पहली बार हुआ है। पहली बार राज्य में ई गवर्नेंस GIS आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से जिला चंपावत डैशबोर्ड तैयार किया गया है तथा जनपद रुद्रप्रयाग हेतु कार्य प्रगति पर है। ये सभी काम राज्य में मानकों के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारतीय मानक ब्यूरो टीम की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करते हुए उनको आज के स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम की राजनीति करती है। उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे देश की राजनीति का विश्लेषण कर देखे तो पाया जाएगा कि कांग्रेस न केवल भ्रम की राजनीति ही करती है, कांग्रेस जहां विजय होती है वहां गले में मालाएं पहनाई जाती हैं और जहां हारती है वहां ईवीएम मशीन को दोष देने लग जाती है। परिहार ने कहा कि बीते कुछ महीनों पहले भी बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से SIR का विरोध किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस घुसपैठियों को बसाना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है, साथ ही हर बार की तरह कांग्रेस का हारना भी तय है। देखिए, आप उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में ये बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था, वो कांग्रेस ने लगाया था। उस आपातकाल के कारण ही आप जैसे अनेकों पत्रकार की कलम छीन ली गई है, अनेक जो समाजसेवी थे उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी निरंकुश सरकार हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, वो कांग्रेस ने किया है। उसके पश्चात कांग्रेस जहां जीतती है तो वहां पर वो शपथ ग्रहण करती है, अपने गले में माला डलवाती है, लेकिन जहां वो चुनाव हारती है वहां ईवीएम को दोष देती है। ये भी हमने देखा है। अभी बिहार के चुनाव हुए तो जिस प्रकार से वहां पर SIR हुआ, SIR को उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया। क्या कांग्रेस चाहती है कि इस देश में घुसपैठिए मतदाता बने? तो इस प्रकार से जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है, उसको हम भ्रम नहीं, बिल्कुल भी नहीं फैलाने देंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री गसियारी योजना के तहत मिलने वाले पशु आहार पिछले 1 महीने से बंद है, जिससे चंपावत समेत पूरे प्रदेश के पशुपालक परेशान हैं। डेयरी संचालक और बीजेपी प्रवक्ता राजेश बिष्ट ने बताया कि करीब 8 करोड़ रुपए बकाया होने के चलते अब साइलेज सप्लाई करने वाली कंपनी ने
आपूर्ति रोकती है। पशुपालकों का कहना है कि गुलदार और भालू के खतरे से महिलाएं जंगल नहीं जा पा रही हैं, जिससे पशुपालन प्रभावित हो रहा है। पशु आहार की कमी से दुग्ध उत्पादन और आजीविका पर भी गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पशुपालकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की है। बढ़ाने का काम करता है। ये मुख्यमंत्री घसियारी योजना के तहत पूरे प्रदेश के अंदर सभी पशुपालकों को दिया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 15-20 दिन से हम लोगों को ये नहीं मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमें साइलेज कंपनी के जो संचालक हैं उनके द्वारा जानकारी मिली है, उसमें ये जानकारी मिली है कि किन्हीं कारणों से पीछे से उनका कुछ पैसा जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये साइलेज की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर बाधित हो रही है। और ये समस्या पशुपालकों के लिए बहुत गंभीर और बड़ी समस्या बनने वाली है। तो मैं समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मान्यवर आपके कुशल नेतृत्व में ये उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर है। पशुपालकों को सदैव आपका आशीर्वाद और आपका सहारा रहा है। इन पशुपालकों के अंदर आजीविका के लिए और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपके माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पशुपालक अपने परिवार का भरण और पोषण कर रहा है। गौ माता की सेवा के लिए हमारे प्रदेश की सरकार निरंतर कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है, जिससे प्रदेश में गौ माता की सेवा भी हो सके और गौ माता की देखरेख भी हो सके। सभी को नमस्कार, मैं मोहन चौबे, ग्राम सुई डोंगरी, पोस्ट ऑफिस गलचौड़ा, लोहागढ़, जिला चंपावत का निवासी हूँ। मैंने ये स्वरोजगार के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन लेके गौपालन का काम चालू किया है। और इससे पूर्व में साइलेज प्रॉपर मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने साइलेज की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे गायों का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल हो गया है। और लोन की किस्तें देना भी मुश्किल हो रहा है। गायें भी भूख से मर रही हैं। ये गायें देखो तो खड़ी हैं, क्योंकि मेरे पास साइलेज नहीं है। अब ये भूख से मर रही हैं, ये मरेंगी मतलब हम मरेंगे। अब क्या करें, क्या कैसे जिएंगे बताओ, कैसे लोन चुकाएंगे? बैंक तो उस पर किस्त बढ़ाया जाता है, उसको तो ब्याज से मतलब है अगर किस्तें लेट होंगी तो। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब भूख से प्यास से मर जाए, ये मेरे बच्चे भी मर जाएं, मैं भी मर जाऊँ। अतः आप टाइम से साइलेज की आपूर्ति करवाइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जसपुर क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों की लगातार शिकायतों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टोल प्लाजा के पास चेकिंग की गई, जिसमें एक वाहन में 25 सवार मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चेकिंग की जा रही है और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर महीने में 2300 चालान किए गए और आगे भी अभियान लगातार इसी तरह जारी रहेगा। आज जसपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओवरलोडिंग के खिलाफ हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने गाड़ी बंद भी की है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे बैठा रखे थे उन्होंने। और वो सेफ्टी मंथ भी चल रहा है पूरे देश को, उसको लेकर भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराना हमारा उद्देश्य है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ियों को बंद कर रहे हैं जो अवैध रूप से इलीगल रूप से चल रही है। सब चलता रहता है, प्रतिदिन चलता है। आज मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र का अलग प्रवर्तन दल भी है जो प्रतिदिन यहाँ चेकिंग करता है और गाड़ियाँ जो है बंद करते हैं हम लोग, और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। दिसंबर माह में लगभग हमारे यहाँ 200 गाड़ियों को सीज किया गया है और लगभग 2300 चालान किए गए हैं हमारे द्वारा खासियत से। झारखंड में पैसा नियमावली को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम ने केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 5 पैसे का भी काम नहीं हुआ। पैसा नियमावली को मंजूरी मिलना आदिवासी मूलवासी अस्मिता की ऐतिहासिक जीत है। हेमंत सोरेन सरकार ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही इसे लागू कर प्राथमिकता साबित की। का परिचय जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार ने 1996 पेशा कानून को राज्य में जो अधिसूचित क्षेत्र है शेड्यूल 5 के
उन क्षेत्रों पर जब लागू किया तो इसी प्रकार की कुछ राजनीतिक अशांति लोगों के बीच में आ गई। ये वही लोग हैं जो गांव में महाजनी प्रथा के साथ खड़े हैं, गांव के वनोपज को लूटने वाले लोग के साथ खड़े हैं, समूह के साथ खड़े हैं, बालू गिट्टी में सुनियोजित जो माफिया तंत्र है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पेशा कानून अब इन लोगों के आर्थिक मेरुदंड को कमजोर करने का काम करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल और कैशी धाम में आने वाले समय में पर्यटकों को रोपवे के जरिए बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली की मेट्रो नामक कंपनी की एजेंसी की ओर से सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे पहले चरण में भीमताल रानीबाग में सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब 35 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रोपवे लाइन में लगभग 5 स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इसमें रानीबाग, भीमताल, बवाली, नैनीताल और कैची धाम प्रमुख स्टेशन होंगे। रोपवे परियोजना के तहत एजेंसी ने भीमताल सटकुल क्षेत्र में मशीनों के जरिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरे होने से जहां एक ओर पर्यटकों को यातायात में राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ ये मध्य हिमालय क्षेत्र में प्रकृति का आनंद लेते हुए रोपवे में अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। रोपवे का काम है। ये रोपवे रानीबाग से नैनीताल एंड कैची धाम का है। इसमें 5 स्टेशन है। पहला स्टेशन है रानीबाग HMT, नेक्स्ट है हमारा भीमताल, भीमताल के बाद है बवाली, बवाली से ये रोपवे जो है वी शेप में चला जाएगा। इस टाइप में एक जाएगा होटल स्नो पॉइंट है नैनीताल, नेक्स्ट कैची धाम। 35 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है कि काठगोदाम, भीमताल, भवाली, नैनीताल इस पूरे क्षेत्र को एक रोपवे सर्किट से जोड़ा जाए। उस सर्किट से जोड़ने के लिए जो मिट्टी है, पत्थर है, कितना फिजिबल है यहाँ पर, कितना जो है उसकी भविष्य में हमारे लिए उपयोगिता होगी, साथ ही कितना जो है वो तकनीकी दृष्टि से अनुकूल है, इसकी स्टडी चल रही है। रोपवे से निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी, जो आपका कंजेशन है यातायात का वो कम होगा और ऊपर से जो है थोड़ा सा प्रकृति को देखने का एक अच्छा आनंद आएगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ये कि कितनी फिजिबिलिटी है उसकी स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि किसी प्रकार का ऐसा काम जल्दीबाजी में जो कि कोई घातक हो वो ठीक नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी बताएगी हम इसको कितना मूर्त रूप में ला पाएंगे। फिलहाल देश प्रदेश की इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।